जब ये लड़ाई ख़त्म हो गई और चाइना ने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया, तो जो हमारे 5-6 सोल्जर्स बचकर आए, उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा साहब से मिले और बताया कि सर हम ऐसे-ऐसे लड़े हैं, हम हैंड टू हैंड फाइटिंग किया है और हमने इतने सारे लोग चाइना के मारे हैं और हम लोग अपने उससे निकल के बाहर अपने ट्रेंच से, बंकर से और लगातार हम लोग गोली चला रहे हैं। तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। जब 3 महीने बाद किसी गडरिये ने बताया, आर्मी वालों को जाके बताया कि अभी भी आपके जवान खड़े हुए हैं। बोला लड़ाई तो 3 महीने पहले खत्म हो गई थी, अभी भी जवान खड़े हुए हैं। इंडिया की क्या बात कर रहे हो आप? अपनी आर्मी की एक्सपेडिशन लेकर गए और साथ में वो मीडिया लेकर गए और साथ में रेड क्रॉस लेकर गए। तब वो तो सब बर्फ में जम चुके थे ना हमारे जवान, बंकर से बाहर निकल के भी फाइट कर रहे हैं, गोलियां लगी हुई हैं। तो वो पूरा जो सीन था ना, वो फ्रोजन हो गया था और वो फ्रोजन हो गया था तो उसकी फोटोग्राफी कर ली गई। अब क्या है, वो एक डिस्टिंक्ट प्रूफ है जिससे पता चलता है कि भाई चार्ली कंपनी का वैलर जो था वो क्या था। नमस्ते, जय हिंद। संगम टॉक्स के आज के सेशन में आपका स्वागत है। मेरे साथ कल्पना कीजिएगा, लद्दाख की बर्फीली वादियाँ और पहाड़ियाँ, 16,000 फीट की ऊंचाई और हड्डियाँ कपकपा देने वाली ठंड। 18 नवंबर 1962 का दिन, 13 कुमाऊँ रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 जवान मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में विजय या वीरगति सिर्फ इन 2 विकल्पों के साथ युद्ध भूमि में उतरते हैं। उसके बाद होता है एक भीषण युद्ध। सुबह 4 बजे से लगातार 5 घंटों तक हमारे सैनिक करीब 5,000 चीनी सैनिकों का डटकर सामना करते हैं और चाइना के रिजांगला पास और लेह के एक बड़े हिस्से को हथिया लेने के सपने को पूरा नहीं होने देते। एम्यूनेशन खत्म हो जाने पर भारत माता के लिए अपने जीवन का बलिदान देने से पहले चार्ली कंपनी 1300 से भी ज़्यादा चीनी सैनिकों को मौत की नींद सुला देती है और चाइना की सेना को इतना भारी नुकसान पहुंचाती है कि वो यहाँ से आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। आज का सेशन है बैटल ऑफ रेजांगला की कहानी पर और इन 120 भारतीय योद्धाओं के अदम्य साहस पर। और आज हमारे साथ हैं कुलप्रीत यादव सर, जो खुद भी 2 दशकों तक इंडियन कोस्ट गार्ड में एक ऑफिसर के रूप में भारत की सेवा कर चुके हैं। इन्होंने बैटल ऑफ रेजांगला के ऊपर बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम्ड पुस्तक लिखी है और इस युद्ध को बहुत करीब से समझा और जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू टुडेज सेशन कुलप्रीत सर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ, आपको ये बुक लिखने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया एंड वेयर डिड यू गॉट दिस इंस्पिरेशन कि मैं इस टॉपिक को छेड़ूं, जो कि कहीं ना कहीं हमने इसका जस्टिफिकेशन नहीं किया। 1962 की वॉर के बारे में कम बातें होती थी बिकॉज वी लॉस्ट, एंड रिजांगला के बारे में भी बहुत कम बातें हुई जो कि ज़्यादा होनी चाहिए थी। बट आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को? बहुत ही अच्छा सवाल है अक्षय, और इनफैक्ट मैंने प्रीफेस में इसके बारे में थोड़ा लिखा भी है, जैसा आपने देखा होगा। तो मेरी बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि मैं बचपन से ना, जब गांव जाता था, अपने गांव हरियाणा में एंसेस्ट्रल विलेज, मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो जहाँ भी पोस्टेड होते थे, जब मैं गांव जाता था, मैं लोगों से मिलता था, तो गांव में रेजांगला की चर्चा बहुत होती है। और रेजांगला एक ऐसा टॉपिक है जिस पे गीत बने हुए हैं, फोक सॉन्ग्स, और लोकल लोग बहुत प्राइड लेते हैं इस बात पे, बहुत उनको गर्व है कि हमारे इलाके के लोग इतनी अच्छी लड़ाई लड़े। तो मेरे को वहाँ से मैं बड़ा प्रेरित होके, मैं उस समय ज़्यादातर स्कूलिंग मैंने चंडीगढ़ से किया, चंडीगढ़ जाता था, बाकी बच्चों से बात करता था, उनको बोलता था रेजांगला में हमारे हिंदुस्तानी जवानों ने ऐसा किया, ऐसा किया। तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता था कि रेजांगला क्या है, तो मैं एक्सप्लेन करते करते थक चुका था। कॉलेज में गया, डैड की पोस्टिंग पुणे हो गई, एक अच्छे कॉलेज में वहाँ पे एडमिशन मिला। वहाँ पे भी लोगों से मैंने कई बार जिक्र किया कि रेजांगला, तो रेजांगला के बारे में किसी ने सुना नहीं था। फिर मैं नेवल ऑफिसर्स एकेडमी चला गया, जनवरी 1991 में फ़ौजी अफसर बन गया। तो मैं वहाँ पे भी मैंने देखा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि 62 वॉर, क्योंकि हम हार गए थे और उसके इमीडिएटली बाद 65 हो गई जो हम जीते, और 71 हो गई। तो ज़्यादा चर्चाएं जो है वो 65 और 71 की होती हैं, जो एक तरह से ठीक भी है, लेकिन एक तरह से कहीं ठीक नहीं भी है, बिकॉज 62 के लेसन्स तो हमको ध्यान रखने ही चाहिए थे। तो मेरे को मैंने देखा कि मेरे सर्विसेज के करियर में भी किसी ने भी रेजांगला की बात नहीं की, किसी किताब में ज़्यादा मेंशन नहीं किया हुआ है।
तो सच बताऊं तो मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब मैंने किताबें लिखनी शुरू की तो मैंने शुरुआत तो फ़िक्शन से की, जैसा मैं बता रहा था आपको। तो काफ़ी सारी फ़िक्शन लिखने के बाद, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने के बाद, एस्पियोनाज नावल लिखने के बाद, ट्रू क्राइम लिखने के बाद, रोमांस लिखने के बाद, अचानक मुझे लगभग 2018 की बात है ये, मेरे को एक दिन सुबह 4-5 बजे के करीब मेरी आँख खुली और मेरे सामने पता नहीं कैसे वो एक दृश्य आ गया, रेजांगला की पहाड़ी का, जहाँ -24 -25 डिग्री टेम्परेचर, हमारे जवान लड़ रहे हैं। सुनने में बड़ी आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि शायद मेरे साथ ऐसा ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं हुआ। लेकिन उस वक़्त मैं उठ के बैठ गया और मेरे को लगा कि मेरे दिमाग में, दिल में एक ही सवाल आया। वो सवाल ये था कि जवान हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कहानियाँ गाँव, हरियाणा के कुछ गाँवों को छोड़ के बाकी कोई कहीं पे भी नहीं जानता है। तो क्या लोगों को ये जानने का हक नहीं है? तो मेरा जो मेन सवाल था वो ये था, जिसने मेरे को प्रेरित किया कि मेरे को ये किताब लिखनी चाहिए। तो मैंने खुद ही डिसाइड किया इस किताब को लिखने के लिए। और जब मैंने लिखना शुरू किया तब मैंने रियलाइज़ किया कि भाई इसके ऊपर तो कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है। तो खैर किसी तरह से सही लोगों के साथ जुड़ता गया, फैमिली से मिला मार्टियर्स की, और धीरे धीरे करके 2.5 साल लगे, लेकिन फिर किताब आई। सर 1962 की वॉर के बारे में पहले थोड़ा सा एक मैं हमारे दर्शक जिसे समझ सकें बात करना चाहूँगा। जो मेरी समझ है उसमें मेरे को ये समझ में आया कि ये वॉर 3 फेजेस में हुई थी। हाँ। चाइना ने अटैक किया था 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच उन्होंने काफ़ी सारे नेफा के एरिया और अक्साई चिन का मेजरली एरिया हमारा कैप्चर किया था। हाँ। देन 24 अक्टूबर से आई थिंक 17 नवंबर तक एक नेगोशिएशन पीरियड रहा जहाँ पे डिप्लोमेसी काम कर रही थी। वो सेकेंड फेज है विच अल्टीमेटली फेल। देन देयर वाज अ थर्ड वेव जो 17 या 16 नवंबर को होके 20 नवंबर तक चली थी, एंड 21 नवंबर या 20 नवंबर के अराउंड उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। तो ये थर्ड फेज जो था, मैं इसी से स्टार्ट करूँगा, हालांकि मैं पूरा समझना चाहता हूँ, बट ये थर्ड फेज़ क्या, ये स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से किया गया था कि अब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, हम इस टाइम जितनी जगह घेर लें, उसके बाद तो इंडिया बैकफुट पे ही आएगा, या फिर ये प्योरली इसी वजह से हुआ था बिकॉज अवर टॉक्स, जो पीस कीपिंग की टॉक जो हो रही थी, दे फेल डाउन, या इसी वजह से ये उन्होंने रिटेलिएशन कर दिया, या ये पहले से प्री प्लान था कि दे विल डू एन अटैक बिफोर द विंटर स्टार्ट। तो एक बार ये वॉर का थोड़ा सा तीनों फेज़ के बारे में बताइए, और ये थर्ड फेज़ किस तरीके से मतलब हुआ, क्यों हुआ? जब सबसे पहले चाइना ने हमारे को अटैक किया तो उससे करीबन 3-4-5 साल पहले से कहीं ना कहीं बॉर्डर पे हमारे छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो रहे थे। तिब्बत की वजह से? तिब्बत एक रीज़न था कि हमने दलाई लामा को यहाँ पे शरण दी थी और उनके फॉलोअर्स को शरण दी थी, वो एक रीज़न था। बट मेरे को लगता है जो बड़ा रीज़न था वो ये था कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग थी बॉर्डर लाइन की और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप था रीजन। तो वो अपने सैनिक अपने बॉर्डर के हिसाब से भेज देते थे, हम अपने सैनिक अपने बॉर्डर के हिसाब से भेज देते थे, तो हमारे सैनिक उनके आगे और मतलब वो अलग पोजीशन पे आ जाते थे। तो उस वक़्त काफ़ी क्लैशेस हुए, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई और टेंशन बढ़ती रही। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की कि इस बॉर्डर को हम डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करें और डिफ़ाइन कर दें कि बॉर्डर ये होगा, लेकिन ये करना आसान नहीं था क्योंकि इसको अंग्रेज़ भी नहीं कर पाए थे। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारा इलाका जो है वो अनइनहैबिटेड है, इनहॉस्पिटेबल है, और ऐसे टाइम पे होता ये है कि जो दो कंट्रीज़ होते हैं, जैसे पहले तो चाइना नहीं था, हमारा बॉर्डर तो तिब्बत के साथ था और तिब्बत के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात थे और तिब्बत के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग था कि भाई ये पहाड़ तक या ये नदी तक, उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, तो जो सदियों से चला आ रहा था कि भाई ये इस पहाड़ के बाद तुम्हारा, इस पहाड़ के बाद हमारा, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी जो कहीं लिखी हुई नहीं थी, जो केवल अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे हिस्टोरिकली चल रहा था और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब तिब्बत को चाइना ने एक तरह से अपना पार्ट बना लिया तब वो बहुत असर्टिव हो गई कि बॉर्डर डिफाइन करो, बॉर्डर डिफाइन करो। जब आज तक बॉर्डर डिफाइन ही नहीं हुआ है तो वो एक छोटे टाइम में तो हो नहीं सकता। इंडियन गवर्नमेंट ने भरसक प्रयास किया, उस समय काफ़ी मीटिंग्स भी हुई, उनकी तरफ से भी कुछ अच्छे स्टेप्स रहे होंगे, बट फाइनली हुआ ये कि वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था और अचानक विदाउट एनी वार्निंग
हमको नहीं पता था कि कई साल से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। गरीब कंट्री इंडिया भी था, चाइना भी था। हम तो अपनी गरीबी हटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान नया नया आज़ाद हुआ था। हिंदुस्तान में बहुत गरीबी थी, रोड्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें थी। हमारी गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम मिलिट्री पे पैसा खर्च नहीं करते हैं, हम मॉडर्नाइजेशन पे पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 45 में ख़त्म हुई थी और हम बात कर रहे हैं 55 के पीरियड की बात। तो पूरी दुनिया जो है, उस समय का माहौल ऐसा था कि पूरी दुनिया लड़ाई से ऊब चुकी थी। यूनाइटेड नेशंस नया नया बना था। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को और हिंदुस्तान स्ट्रैटेजिस्ट को, थिंक टैंक को, पॉलिटिशियंस को उस समय ये इल्म नहीं था कि चाइना एक तरफ से तो दोस्ती की बात कर रहा है कि हम मिल के बैठ के सेटल करेंगे बॉर्डर को, और चुपचाप वो अपनी आर्मी को प्रिपेयर कर रहा है। तो एक तरह से ये हमको पता ही नहीं था, और हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस भी वहाँ चीज़ें गैदर नहीं कर पाई कि भाई वो बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। खैर उन्होंने अचानक विदाउट एनी वार्निंग हमारे पर अटैक कर दिया, और हम तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टैंडर्ड की हमारी आर्मी की प्रिपेयर्डनेस थी। हमारे छोटे छोटे पिकेट्स थे बॉर्डर पे कहीं कहीं पे, और वो उन्होंने बहुत बड़े नंबर पे आके उन्होंने पूरा वो ओवररन कर दिया नॉर्थ वेस्ट हमारा, जिसको आजकल हम अरुणाचल बोलते हैं। और आसाम में लगभग तेजपुर तक वो पहुंच गए, और बहुत सारे लोगों को हमारे मार दिया, बहुत सारे लोगों को वो बंदी बना के ले गए। बहुत ही जैसे अचानक उन्होंने शुरू किया, ऐसे ही अचानक उन्होंने बंद कर दिया, और अब बोला अब आओ टेबल पे नेगोशिएशन करो। तो 4 दिन में 4 दिन करके, हाँ, मतलब बेसिकली एक तरह से देखा जाए, अगर हम समझें कि भाई एक कंट्री ने या किसी भी एक इंसान ने आपके साथ पहले ये मारपीट की, और फिर अचानक वो बंद करके बोलता है जी आप हमारे साथ नेगोशिएट करो। तो अब वो नेगोशिएशन जो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाया इतने सालों में, वो अब अचानक कैसे सॉल्व होगा? तो एक तरह से वो डरा ही रहे हैं हमारे को, आर्म ट्विस्टिंग ही चल रही है। खैर गवर्नमेंट ने फिर भी प्रयास किया, लेकिन उनकी तरफ से जो प्रपोजल थे वो इतने ज़्यादा रिजिड थे कि उनका एग्रीमेंट करने का मतलब ये है कि एग्रीमेंट उनके हिसाब से होगा। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लिसन टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? दे आर नॉट फ्लेक्सिबल इन दैट। सो बिकॉज दे वर नॉट फ्लेक्सिबल, वी वर नॉट इन ए पोजिशन। इवन हारने के बाद भी हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हार गए तो क्या इनको अपनी लैंड दे दें। तो उस असमंजस में हम लोग टाइम ले रहे थे, तो हमको ये भी नहीं पता था कि अभी दोबारा अटैक कर देगा। तो उन्होंने अपने हिसाब से अटैक की डेट डिसाइड की, अचानक उन्होंने अटैक बंद किया, फिर उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। सीज फायर के आर्बिट्रीली उन्होंने डिसाइड किया कि इतने सीज फायर, फिर से एक बार अटैक कर दिया, और फिर अचानक फिर से उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया, जैसा बता रहे हैं 21 तारीख को। तो ये 3 फेजेस हैं जिस तरह से वॉर हुआ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि हम अगर 13 कुमाऊं की और हमारी स्टोरी की बात करें, तो जब बीच में वो उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया था फर्स्ट अटैक के बाद, नेगोशिएशन पीरियड में, तो फिर हमने 13 कुमाऊं उस समय बारामूला में थी, और इंडियन आर्मी ने प्रिपेयर्डनेस तो चल ही रही थी। तो जो हमारे ऐसे एरियाज़ में थे जो दूर थे, उनको बॉर्डर तक ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन लिया गया, और 13 कुमाऊं को हम लेकर आए रेजांगला के आसपास के एरिया में, और उसमें 4 कंपनियां थी, और पहले ले में रखा इनको 11-12 दिन एक्लिमेटाइज करने के लिए, और फिर वहाँ पे एक कच्ची सड़क थी जिससे जीप से भर भर के इनको लाया गया, रेजांगला के नीचे छोड़ा, और रेजांगला से चढ़ के ये लोग वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद में एक छोटी सी चौकी थी पुलिस की, जो हमारी एक लोकल पुलिस थी CRPF की, तो उनसे हमने वो चौकी ली, और लेकिन उसमें तो 5-6 लोग ही रह सकते थे। फिर हमने वहाँ डिगिंग शुरू की, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी। तो खैर पहले तो हाथ से तो पॉसिबल नहीं था, फिर पायनियर्स आए जो उस समय आर्मी में हेल्प करते थे ब्लास्ट वगैरह करके बंकर्स बनाने में। तो हमारा पूरा टाइम वो बंकर्स बनाने में और सेटल होने में और अपनी गन्स की रेंजिंग करने में और सर्वे करने में चला गया। लेकिन बाद में इस पर आएंगे कि किस तरह से मेजर शैतान सिंह और उनकी चार्ली कंपनी ने खास तौर पे रेजांगला में किस तरह से बहुत ही अच्छी उन्होंने प्रिपरेशन की, बहुत अच्छे उन्होंने बंकर्स बनाए, जिसको हम बोलते हैं वेल ट्रेंच्ड पोजीशन, एंट्रेंच्ड पोजीशंस में हम लोग आए, और हम लोगों ने अपने वेपन्स को बहुत अच्छे से रेंज किया, और उसके कोड वर्ड्स बहुत अच्छे से डिसाइड किए। तो जब समय आया तो हम बहुत ही अच्छे से लड़ पाए वहाँ पे। सो दैट आवर ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड। तो मैं ये एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा जो मैं आपकी बुक से ही समझा, कि जब रेजांगला में आने से 3 महीने पहले जो पूरी कंपनी थी, चार्ली कंपनी, वो पीस टाइम में अम्बाला में थी,
which is flat. Then they came to Baramulla, I think वो 5000 फीट पे है. Then they came to Leh जो 12,000 के आसपास, 11-12,000 के आसपास. And then Rezangla, that is 17-18,000. So how quickly they adjusted, ये शायद imagine करना हमारे लिए possible नहीं है, but it was commendable job on their part. Sir, before we come to again, before we finally start talking about the battle, ये हमारी लीडरशिप का फेलियर तो था ही. और मैंने कहीं अभी रिसेंट में ही जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो पढ़ा कि नेहरू जी की फेलियर्स के बारे में बहुत सारी डिबेट हो सकती हैं, लेकिन वन ऑफ हिज बिगेस्ट फेलियर वाज वीकनिंग हिज ओन आर्मी बाय नॉट इवन प्रोवाइडिंग देम द रिसोर्सेज, बट एज वेल एज उनको कहीं ना कहीं उनका मॉरल डाउन करा गया था इस 12, 13, 14, 15 सालों में 1947 से 62 तक, विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस 1962 इंडो शीनो वॉर जिसे हम कहते हैं. तो ये क्यों हो रहा था, क्या रीज़न था? कहीं ना कहीं वो उनके अहिंसा वाले प्रिंसिपल को ही फॉलो करते आ रहे थे या कोई और वजह थी, या सोशलिस्ट से या कहीं से इन्फ्लुएंस थे, किस वजह से ये होता था? देखिए आजकल तो मेरे हिसाब से अक्षय पॉलिटिकली इतना ज़्यादा चार्ज्ड पूरा मीडियम हो चुका है. और मैं तो बीइंग एन एक्स ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, हमारी तो ट्रेनिंग है नॉन पॉलिटिकल रहना, तो मैं नॉन पॉलिटिकल बैलेंस्ड व्यू आपको देता हूँ. और मैं वैसे भी पॉलिटिकली न्यूट्रल इंसान हूँ. तो बताना ये चाहूँगा कि एक्चुअली देखा जाए तो 45 के बाद, जैसे मैंने बोला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड में ऐसा एक माहौल था कि कुछ लोग रशिया के साथ हो गए, कुछ लोग जो हैं वो अमेरिका के साथ हो गए. और इंडिया कैसी पोजीशन में आया, क्योंकि इंडिया हिस्टोरिकली एक अमीर कंट्री था, इंडिया में एक एजुकेशन लेवल था, इंडियन लोगों की स्पिरिचुअलिटी वगैरह एक पहचान इंडियन सिविलाइजेशन की अलग थी. तो एक ऐसा मौका हमारे पास में आया कि क्या हम एक तीसरा समुदाय बना सकते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बना सकते हैं. और उस समय हमने ये नॉन अलाइंड मूवमेंट वाला स्टार्ट किया, जो मेरे समझ से अगर आप आज देखो तो मेरे समझ से वो उस टाइम के हिसाब से मेरे ख्याल से एक उचित मूव था, क्योंकि हमारे को एक वर्ल्ड में फुटिंग मिल रही थी. और इसका प्रूफ ये भी है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने हमारे को ज्वाइन किया और एक हमारी पहचान बनी कि हम लोग किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते हैं. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये एक बड़ा आइडियल वर्ल्ड का सिचुएशन है कि भाई राम राज्य यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, और ऐसा होता नहीं है. लेकिन ऐसा होता नहीं है, आज हम बोल सकते हैं ऐसा कभी नहीं होगा. लेकिन जैसा मैंने बताया, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा कुछ समुदाय ज़रूर था जो बोलते थे कि यार वर्ल्ड में दोबारा लड़ाइयाँ नहीं होंगी, राइट. तो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट का इन सब रीजंस की वजह से डिसीजन लिया गया. जैसा मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम अपने जितने भी थोड़े बहुत मीगर रिसोर्सेज हैं, बिकॉज आपको पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पूरा हिंदुस्तान में लगभग सब कुछ संभाल लिया था, तब इंडिया का जीडीपी जो है पूरे वर्ल्ड का 24% था. और 1947 में जब ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को इंडिपेंडेंट किया, तब हमारा 2% ही बचा था जीडीपी. तो what I'm trying to say is that it was an extremely poor country. मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, चाइना ने जब अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, हम केवल वो मॉडर्नाइज का पार्ट देख रहे हैं बट हम उसका कॉस्ट नहीं देख रहे हैं. मिलियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज इंडिया एंड चाइना वर ऑलमोस्ट एट सिमिलर इकोनॉमिक पोजिशन. Today the economic position of China is far ahead of us, but in 47, 48, 49 the situation was almost similar. They took a conscious decision of modernizing the military because they always had this expansionist attitude which they still have, but they were not really bothered that much, and they were prepared to pay the cost. Millions of people died, right? But in India we were thinking that let us first make our people educated, let us make them prosperous, green revolution हो, ये सब हो. तो इस वजह से हुआ. एक एक तरह से स्ट्रैटेजिक शॉर्टकमिंग बोल सकते हैं या स्ट्रैटेजिक डिसइल्यूजनमेंट बोल सकते हैं. वो ये किया कि नेहरू जी ने कृष्णा मेनन को रक्षा मंत्री बना दिया. और कृष्णा मेनन जो है वो एक लॉयर थे जो अनमैरिड थे और जो इंग्लैंड में रहते थे सारा टाइम, और वो एक बहुत ही एंग्लिसाइज्ड किस्म के इंसान थे, पढ़े लिखे, बहुत अच्छा लेक्चर देते थे. चाइना को लेकर नेहरू जी खुद उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे, उनका लेफ्टिस्ट काइंड ऑफ. हाँ, वो एक अलग रीज़न है, उस पर मैं आऊँगा. तो जब इंडिपेंडेंस के बाद जब नेहरू जी को अच्छे लोग पूरी दुनिया से अपने कंट्री को बनाने के लिए बुलाने थे,
तो उन्होंने कृष्णा मेनन को बुलाया कि तुम आके यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो संभालो। एक तरह से देखा जाए तो ठीक डिसीजन है, एक बहुत पढ़े लिखे आप बुद्धिमान आदमी को बुला रहे हैं, बट एक तरह से देखा जाए तो ठीक नहीं भी है, बिकॉज उनका इसमें नया एक्सपीरियंस है, मोर देन एक्सपीरियंस उनका इंटरेस्ट भी नहीं है, और उनका एक लेफ्टिस्ट स्लैंट उनके माइंड में है। और हुआ इस तरह से कि 62 की वॉर के से पहले ही प्रधानमंत्री ने उनसे वो रक्षा मंत्रालय हटा भी दिया, और रक्षा मंत्रालय उन्होंने खुद अपने पास भी रख लिया, क्योंकि उनको लगा कि वो शायद ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ फाइलें जो हैं वो डायरेक्टली अपने पास ही मंगवा लेते थे। तो दो ही वॉज कंसर्न्ड, but the decision, I think, I may be wrong, but that decision that could have been taken was to perhaps find a more suitable defense minister. But it is easy for us to say because we cannot exactly understand the situation of that time. But ये mistakes या semi mistakes आप बोल सकते हो, ये थे, इस वजह से ऐसी सिचुएशन बनी। बट एज सुन एज वॉर स्टार्टेड आई थिंक उन्हें हटा दिया गया था, और आर्मी डायरेक्टली जो वॉर सिचुएशन थी उसको हैंडल कर रही थी ना। नहीं, उसको प्रधानमंत्री ही हैंडल कर रहे थे। और आर्मी को पावर तो सारी दी हुई थी, और आर्मी फाइट तो कर सकती थी, लेकिन जब एक आर्मी प्रिपेयर्ड ही नहीं है, उनके पास न क्लोथिंग है, समर क्लोथिंग में आप -20 डिग्रीज में खड़े हुए हो, आपके पास में ग्लव्स नहीं है, आपके पास में बूट्स नहीं है, आपको अचानक 15,000 की फीट की ऊंचाई पे खड़ा कर देते हो, आपको चक्कर आ रहे हैं, आप खड़े ही नहीं हो पा रहे हो, और ऐसे में कोई सुपर ह्यूमन भी होगा वो भी लड़ाई नहीं कर पाएगा। तो जब प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो आर्मी की लीडरशिप भी क्या कर सकती है, या पॉलिटिकल लीडरशिप भी क्या कर सकती है, राइट? क्या होना चाहिए था, तो ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन हाँ ये है कि हमको हमारी इंटेलिजेंस को इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि हमको थोड़ा सा आइडिया होता कि वो लोग बोल कुछ रहे हैं लेकिन करना कुछ चाहते हैं, तो हम लोग ज़्यादा चौकन्ने हो सकते थे। मेरे दिमाग में ये सवाल बहुत खटका जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। हालांकि दिस वाज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ राइटिंग दिस बुक, बिकॉज दिस बुक इज स्पेसिफिकली नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, नॉट अबाउट नेहरू, नॉट अबाउट माओ, नॉट अबाउट एनीवन एल्स, इट्स जस्ट अबाउट मेजर शैतान सिंह एंड हिज लीडर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स, हाउ दे फॉट। बट स्टिल मेरे दिमाग में ये बात खटका, जैसे आप पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो उस समय पहले बात हमारे पास रॉ नहीं थी, रॉ वॉज क्रिएटेड आफ्टर दिस, right? So we had no external intelligence agency. We just had information bureau. And भोलानाथ मुलिक जो हैं वो उसके इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे, एंड वो 49 से लेके 62 तक लगातार हेड थे। मे बी माई मेमोरी इज नॉट दिस कैन बी वेरीफाइड, बट लाइक आइदर 49 और 51. सो फॉर ऑलमोस्ट 10+ years ही वॉज द चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो मेरे को पता चला कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। तो मैंने उस ऑटोबायोग्राफी को खरीदा, और एज ए से इट वाज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस बुक, एंड आई रेड कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या जस्टिफिकेशन डाला। एंड आई मस्ट से दैट ही वाज अ वेरी वाइज मैन, वेरी बैलेंस्ड, एंड वो एक बहुत मोटी किताब पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है। उनके पास न पैसे थे न मैन पावर थी। आज हम बोल सकते हैं कि भाई चाइना क्या कर रहा है आपके पास, आपको पता नहीं था क्या, बट वो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग थे जो इंडिया में ही थे, तो वो उनका मैंडेट भी नहीं था, और उनके पास ज़रूर कोई छोटी मोटी प्रेजेंस थी बीजिंग में उस समय, जो बोलते थे कैपिटल को, पीकिंग में, लेकिन बहुत बड़ा कोई उनके पास, तो उन्होंने इस तरह से जस्टिफाई किया, जो मेरे को काफ़ी वैलिड लगा उनका जस्टिफिकेशन, हालांकि लोग बहुत उनको ब्लेम करते हैं। तो एक कलेक्टिव फेलियर, यू कैन से इट वाज द कलेक्टिव फेलियर ऑफ द होल नेशन, वेदर इट इज़ इंटेलिजेंस, वेदर इट इज़ पॉलिटिक्स, वेदर इट इज़ आर्मी, वेदर इट इज़ leadership failure. It was failure at all cost. But we must also understand, and I must speak here, that had 62 not happened, we would not have won 65 and 71 wars, and Kashmir would not have been with us. Maybe Bangladesh would have become a more festering wound, and maybe they might have remained with Pakistan. Maybe they might have gobbled some parts of. It was like a slap in our face. It was a slap in our face, and I think even at the top political leadership, the humiliation and the hurt and deaths did make a lot of difference, because the body language of the Prime Minister changed, and he got into some kind of a shock. In fact, the whole nation got in shock. In fact, the whole world got in shock. This was not just shock for India, because the Chinese intention and the Maoist intention was absolutely caught everybody in the whole globe unawares, right?
बट 62 के बाद ये ज़रूर हुआ कि हमने एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई, हमने बहुत सारा पैसा अपने डिफेंस के लिए एलोकेट किया, हमने यूनिफॉर्म्स नए बनाए, हमने कमीशन एकेडमीज़ नई बनाई, नए भर्ती के सिस्टम्स बनाए, और हमने अपनी आर्मी को बहुत फुल स्केल पे हमने मॉडर्नाइज करना शुरू किया, और उसकी वजह से हम 65 और 71 की वॉर बहुत डिसाइसिवली जीत पाए। तो सर अब मैं पहले 13 कुमाऊँ का स्ट्रक्चर समझना चाह रहा हूँ। ABCD पूरी चारों कंपनी थी वहाँ पे, और चार्ली कंपनी रिजांगला देख रही थी। उसके अलावा आई थिंक एक गुरुंग, एक मगर हिल थी, और एक पास और था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। तो हमारी आर्मी को कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि रिजांगला पे अटैक होगा, राइट? इसलिए स्पेंगूर गैप, हाँ, स्पेंगूर गैप, राइट। तो रिजांगला पे आई थिंक मैन पावर भी उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी बाकी पॉइंट्स पे थी, एंड अनएक्सपेक्टेडली चाइनीज एंडेड अप अटैकिंग फ्रॉम रिजांगला इटसेल्फ. So how did the preparations of Major Setan Singh helped at that time when they were outnumbered, outmaneuvered, and आर्टिलरी का सपोर्ट भी नहीं था, और साथ के साथ एम्यूनेशन में तो शॉर्टेज थी ही थी. तो व्हाट वाज द प्रिपरेशन दैट मेजर शैतान सिंह डिड, हाउ डिड ही, जैसे उन्होंने अपने ट्रूप्स को कैसे कैसे सेट किया था जिसकी वजह से वो इतना मतलब कमेंडेबल एफर्ट वहाँ पे कर पाए सारे सोल्जर्स? सी होता क्या है कि आर्मी में ऑफिसर्स का रोल जो होता है वो केवल वॉर में नहीं होता है, वो सारा टाइम रहता है, और उनका लीडरशिप रोल रहता है जिसमें आपको अपने ट्रूप्स को मोटिवेट करके रखना पड़ता है, ट्रेन करके रखना पड़ता है, और उनका लुक आफ्टर करना पड़ता है, उनके वेलफेयर का. ज़्यादातर जवान जो होते हैं वो गांव से आते हैं, तो उनकी छुट्टी हो या उनके घर भेजने की रिक्वायरमेंट हो, या घर में कोई बीमार है तो उनके हॉस्पिटल कवरेज हो, और एक जवान को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर लाइक अ फादर फिगर जो ऑफिसर्स होते हैं वो रखते हैं. और मेजर शैतान सिंह इन सब चीज़ों में बहुत आगे थे क्योंकि वो बहुत ही क्लोज थे अपने जवानों के. वो ज़्यादातर, कई ऑफिसर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑफिसर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जवानों के साथ जब ज़रूरत पड़ती है तब करते हैं, बट मेजर शैतान सिंह जवानों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे. तो और वो खुद बहुत फिट थे, फिजिकली फिट थे, और बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट थे, और उनकी प्रिपरेशन इस वजह से बहुत अच्छी रही. और जो JCOs थे उनके अंडर में तीनों का नाम मैं बताना चाहूँगा. तो नायब सूबेदार थे, उस समय जमादार बोलते थे रैंक को, उसको चेंज करके बाद में नायब सूबेदार कर दिया, अब नायब सूबेदार बोलते हैं, तो नायब सूबेदार ही यूज़ करूँगा. नायब सूबेदार सुरजाराम, नायब सूबेदार हरीराम एंड नायब सूबेदार रामचंद्र. ये 7, 8, 9 3 प्लेटून थी. इनके प्लेटून कमांडर थे, इनके नीचे 35 लोग थे, और ये 3 प्लेटून ने पास को रोका हुआ था, और पीछे मेजर शैतान सिंह थे अपनी पर्सनल हाँ कंपनी हेडक्वार्टर के साथ में. और वहाँ पे उनके पास में एक सेक्शन था 3 मोटार का जिसमें लगभग 10 लोग थे, और उनके खुद के हेडक्वार्टर में भी करीबन 10 लोग थे. दिस वाज द एंटायर कॉम्पोजिशन. मेजर शैतान सिंह और चार्ली कंपनी को ये बटालियन कमांडर जो थे लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा, वो बता चुके थे कि तुम्हारे को कोई अटैक नहीं करने वाला. उसका बड़ा सिंपल रीज़न है कि चाइना एक रुदौक करके जगह है जहाँ तक उन्होंने रोड बनाई हुई थी, और हमारी तो रोड्स थी ही नहीं. लेकिन यहाँ पे हमारा चुशुल एयरपोर्ट है, यहाँ पे रुदौक है, और यहाँ पे स्पेंगूर गैप है, तो ऐसे ही आएंगे. और रिजांगला पास तो यहाँ है, तो वो यहाँ तक रोड है, तो वो ऐसे करके यहाँ से रिजांगला पास से होते हुए यहाँ क्यों आएंगे? कोई मीनिंग ही नहीं, करना पड़ता, कोई मीनिंग ही नहीं है भाई. इतना सारा टाइम और इतने सारे अनफेमिलियर टेरेन से आप क्यों जाओगे? वो यहाँ पे आने वाले थे, और वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उनके लीडर्स जो होते थे वो लेकर आते थे जीप, और जीप लाके यहाँ खड़े होते थे बिफोर द वॉर, एंड जीप के बोनेट के ऊपर वो मैप खोल के चाइनीज़ लीडर्स जो होते थे मिलिट्री के, वो ऐसे ऐसे उंगली करते रहते थे. तो इंडियंस हम बाइनोकुलर से देख रहे हैं कि हमारे स्पेंगूर गैप की तरफ उंगली कर रहे हैं, तो हमको लगता था कि ये तो यहीं अटैक करेंगे. तो इसलिए ब्रिगेडियर रैना जो हमारे ब्रिगेड कमांडर थे वो भी वहीं पे थे, और सारा उन्होंने पूरा सब कुछ यहाँ रखा हुआ था. और जैसा मैंने बोला, यहाँ से यहाँ पे जो चुशुल एयरपोर्ट था, और यहाँ पे हमारा जैसा आपने बोला मगर हिल था, और रिजांगला यहाँ था. तो मगर हिल पे हमने अपनी अल्फा और ब्रावो कंपनीज रख दी. चार्ली को हमने रख दिया रिजांगला पे क्योंकि रिजांगला पे कोई आने नहीं वाला, और डेल्टा को हमने एज अ रिजर्व पीछे रख लिया. तो अब चार्ली में कोई आने वाला नहीं था, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ कोई आने वाला नहीं है, रिलैक्स करो, इतनी सर्दी है, -24 डिग्री टेम्परेचर हो गया, कुछ हो नहीं रहा, लेट्स रिलैक्स यार. एक तरीका तो ये है, लेकिन नहीं.
जैसे ही मेजर शैतान सिंह तो बाद में ज्वाइन किया था, क्योंकि वो उनके पास क्यू चार्ज था, जैसे मैंने बारामूला में लिखा हुआ है, तो हफ्ते बाद आए थे वो। और एक ऑफिसर आए थे, प्रेम कुमार, जो एकदम यंग ऑफिसर थे, और वो आते ही हैपो के कारण बीमार पड़ गए। उनसे मेरी बात हुई, वो पंचकुला में रहते हैं। ही इज Helen Hati, इज रिटायर्ड ब्रिगेडियर एंड वेरी गुड ऑफिसर, एंड ही गेव मी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो उस समय वो बोलते हैं कि वो बता रहे थे मेरे को, बोला मैं तो नया नया ऑफिसर आया था, मैं बोला सब लोग धीरे धीरे क्यों चढ़ रहे हैं रेजांगला में, सबको मैंने बोला जल्दी करो जल्दी करो, और जल्दी करो के चक्कर में उनका वो सांस का प्रॉब्लम हो गया, एंड ही हैड टू बी इवैक्यूएटेड। तो समय ऐसा था कि कुछ टाइम तक केवल जवान ही थे वहाँ पे। ऑफिसर तो वापस बीमार हो गया तो वापस चले गए, और रेजांगला में मेजर शैतान सिंह को आने में तो टाइम था। तो लेकिन ये जेसीओज थे, ये एक्सपीरियंस थे, 37 ईयर्स करीबन इनकी एज थी, तो सबका 17 18 19 साल का एक्सपीरियंस था। तो इन लोगों ने इनको मेजर शैतान सिंह ने पहले से ट्रेन किया हुआ था किस तरह से आपको रेंजिंग करनी है अपने वेपन्स का, चाहे मोटार्स हो या एलएमजीज हो, तो वो उन्होंने पहले से रेंजिंग की हुई थी। और बाद में जब शैतान सिंह साहब आए तो उन्होंने और पूरा सबको मॉनिटर किया, माइन्यूट चेंजेस वगैरह किए, और बोला कि हाँ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, पीछे से जो मर्जी ऑर्डर हो आएंगे नहीं आएंगे, हमको प्रिपेयर्ड रहना है कि यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसलिए जो हमारी पिकेट्स जाती हैं आगे, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और लिसनिंग पोस्ट, उनकी भी ट्रेनिंग और उनका रिपोर्टिंग और उनका पूरा प्रोसीजर जो है ना, वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा था। इसीलिए जब चुपचाप पहला जत्था चाइनीज सोल्जर्स का जब 400 के करीब का आया, फर्स्ट अटैक उन्होंने, खैर बाद में तो 7-8 बार अटैक किए, तो हम लोग इसी वजह से हमारे को एडवांस वार्निंग मिल पाई बाय लिस्निंग पोस्ट इन द नाइट, और उन्होंने आके फटाफट फिर हमने रेड फ्लेयर फायर किया, एंड विद इन सेकेंड्स लाइक अ वेल ऑयल मशीन एंटायर चार्ली कंपनी वॉज विद वेपन्स। एंड दे ऑल्सो न्यू दैट हमारे पास जो वेपन्स हैं वो सेमी ऑटोमेटिक हैं, रेंज भी कम है, विच मीन्स यू आर सीइंग सो मेनी पीपल, एनिमी सोल्जर्स कमिंग टूवर्ड्स यू, बट आपको वेट करना पड़ेगा आखिरी मोमेंट तक, और जब आपके वेपन्स के रेंज में आएंगे तभी आप गोली चलाएंगे, और गोलियां आपको इतनी चलानी पड़ेगी कि वो इतना बड़ा नंबर है वो न्यूट्रलाइज हो सके और आपके बंकर तक कोई ना पहुंच पाए। और ऐसा उन्होंने 7 वेव में करके दिखाया। तो ये हम मेजर शैतान सिंह की बात करें तो उनकी ट्रेनिंग, उनकी लीडरशिप, उनका मोटिवेशन, और उनका खुद वहाँ प्रेजेंट होना सबके साथ में, उनको फाइनली फिर एक गोली भी पोस्ट से लगी। दूसरी पोस्ट जा हाँ, जाके एक लोगों को पोस्ट से दूसरी मोटिवेट पोस्ट करना। जाना, आरटी पे लगातार बात करना, लगातार फीडबैक लेना प्लेटून से क्या हो रहा है, उनको करेक्टिव एक्शन देना कि अब ऐसा करो अब ऐसा करो। तो ये सारी चीज़ें लीडरशिप के कारण बहुत अच्छे से हो पाई। फीडबैक से सर याद आया, उसमें जब कमांडर का जब कम्युनिकेशन आता है तो वो कहते हैं कि अगर अटैक होता है, इफ़ इट इज़ नॉट टॉलरेबल या हमारे एमिनेशन ख़त्म हो सकते हैं, तो यू कैन कम बैक, यू कैन रिट्रीट। बट इसमें मेजर शैतान सिंह डिसाइड करते हैं कि आई लेट द कंपनी डिसाइड, ही टेल हिज जेसीओज कि आप जाओ सबसे बात करो और फिर मुझे बताओ क्या करना है। उससे पहले वो अपनी स्पीच दे चुके थे, विजय या वीरगति हमारा ऑप्शन यही है, लेकिन फिर भी वो उन्हें दोबारा डिसाइड करने का ऑप्शन देते हैं कि अगर किसी को करना है। तो दिस इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक वे। आर्मी में जनरली ऐसा नहीं दिखा था, आपने बुक में हाईलाइट करा है, तो प्लीज़ इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, कैसे वो लोगों को ही मोटिवेट करते हैं कि आप खुद डिसाइड करो कि क्या करना है। करेक्ट। सो ब्रिगेडियर रैना का मैसेज वहाँ से आया था थ्रू लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा, जो बटालियन कमांडर थे। तो बटालियन कमांडर ने फ़ोन किया और बात की, आरटी पे बात की मेजर शैतान सिंह से कि ऐसा है कि 600 राउंड है सबके पास, और आपके, उनको तो एग्जैक्ट स्टेटस एमिनेशन का पता ही था कि आपके पास 2 इंच मोटार हैं 3, और एक 3 इंच मोटार है, तो आपको मोटार के राउंड्स पता हैं, आपको ग्रेनेड्स पता हैं कितने हैं, और आपके पास एलएमजी के कितने राउंड्स हैं वो पता है, और आपको ये भी पता है कि एक इंडिविजुअल जवान के पास कितना है। तो और इंटेलिजेंस से ये आइडिया ज़रूर था ब्रिगेडियर रैना को और लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा को कि वो जब आएंगे तो उनको भी ये पता है हमारे पास हमारा स्टेटस एमिनेशन का क्या है, तो वो तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा एमिनेशन खत्म ना हो जाए। तो एमिनेशन खत्म हो जाए तो वापस आ जाओ और कोई और पोजीशन देखो, और वहाँ से फिर आप तब तक हम आपको लिव टू फाइट अनदर डे, वैसा जो हाँ, मतलब पीछे आ जाओ, फिर हमको दोबारा आपको एमिनेशन देंगे, फिर आप डिफेंड करने की कोशिश करना। लेकिन जवानों ने ये डिसाइड किया, और मेरे ख्याल से वो बहुत सही डिसीजन था। जैसा किताब में भी बिल्कुल एमर्ज हो रहा है, जब डिटेल में लोग स्टोरी पढ़ेंगे तो रियलाइज़ करेंगे, जवान गांव के ज़रूर थे लेकिन बहुत बुद्धिमान थे। उनको पता था कि अगर हम यहाँ से पीछे आ गए और पास कैप्चर हो गया तो बात ही खत्म हो गई, पूरा लेह चला जाता है। पूरा लद्दाख जो है हमारा चले जाता है, क्योंकि वहाँ एक ही एयरपोर्ट था चुशूल का, वो चुशूल एयरपोर्ट पे कैप्चर कर लेते, और वहाँ पे हमारे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट खड़े थे, और वहाँ पे हमारे इतना पूरा आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो सारा का सारा वो लोग कैप्चर कर लेते। और फिर उसके बाद वो तो आज तक क्लेम करते हैं कि भाई लद्दाख हमारा पार्ट है,
तो वो तो उसको तो ये कैप्चर कर लेते कॉन्स्पिरेसी हैं। भी या अटैक भी काइंड ऑफ उसी के लिए था ना पूरा, कि वो हाँ, उसे कैप्चर अटैक कर सके। बिल्कुल 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 अटैक उसी चीज़ के लिए था। और इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग वी विल फाइट टिल लास्ट मैन, लास्ट बुलेट। एंड हम किसी भी हालत पे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर हम हटेंगे तो ये पास कैप्चर कर लेंगे, इससे हमारा एयरफील्ड चला जाएगा, एयरफील्ड चला जाएगा तो लद्दाख चला बहुत जाएगा, बड़ा एरिया चला जाता बहुत हमारा, बड़ा एरिया चला जाएगा। शायद तो अक्साई चिन से भी बड़ा ही होता वो एक तरीके से, अक्साई चिन के से बड़ा बराबर होता, या करेक्ट करेक्ट, या लगभग उसी साइज़ का होता। तो ये आप समझ सकते हैं कि जवानों ने डिसाइड किया और लीडरशिप ने, मेजर शैतान सिंह ने इस चीज़ को एंडोर्स किया। और जब ये उन्होंने जब ब्रिगेडियर कर्नल ढींगरा को जब ये बात बताई आरटी पे, तो कर्नल ढींगरा पहले कई साल पहले, 3-4 साल पहले, वो चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर थे। तो उन्होंने, उनको बड़ी खुशी हुई, उन्होंने बोला कि मैंने अपनी कंपनी को सही ट्रेन किया है और आज तक मेरी ट्रेनिंग जो है चल रही है, और मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही जवाब आया। और जवानों, आप लड़ो भारत माता के लिए और प्रोटेक्ट करो। तो उसमें आपने लिखा है, या शायद मेजर शैतान सिंह ही कहते हैं, कि जो हमारे लड़ने का मोटो है वो है नाम नमक निशान। तो सर इसे एक बार एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़, कैसे लोग इसे इंटरप्रेट करते हैं। नाम आई थिंक भारत माता, नमक हमने उनका नमक खाया, निशान हमारा तिरंगा। तो ये कहाँ किस चीज़ का मोटो है? हाँ, क्या 13th कुमाऊं का मोटो है, या ये आर्मी का इन जनरल मोटो रहता है? ये आर्मी का इन जनरल मोटो है। बाकी हर कंपनी का, हर बटालियन का अलग अलग एक वॉर क्राई भी होता है, वो उनके दादा किशन की जय। हाँ, जैसे इसमें दादा किशन की जय, बिकॉज ये हीरों की कंपनी थी। जैसे सिखों का होगा तो अलग रहेगा, जाट रेजिमेंट रहेगी तो अलग रहेगा, वीर हो के वसुंधरा शायद किसी का है। हाँ, डोगरास रहेगी तो अलग रहेगा। तो वो हर हर कंपनी की या बटालियन की कॉम्पोजिशन के हिसाब से 13 कुमाऊं का ये वाला था। तो ये इनका मेन मोटिवेटिंग वॉर कराई था, विच लास्ट मोमेंट पे आपको, आप चिल्लाते हो और आप में वो एक मोटिवेशन आती है। तो उसको यूज़ किया था मेजर शैतान सिंह ने और जवानों ने और जेसीओज ने भी। नाम नमक एंड निशान। सर उसके बाद एक चीज़ हमारे जो इंटेलिजेंस फेलियर में एक और सामने आती है, आपने जैसे बताया कि चाइनीज़ ने डिसाइड किया कि वो रिजांगला से अटैक करेंगे, जबकि उन्हें 20 किलोमीटर का डिटूर लेना था। वो कहीं ना कहीं, शायद मेरा मानना ये है, जो कि मुझे आपकी बुक से और बाकी चीज़ें पढ़ के समझ में आया, क्योंकि उनके पास लोकल से पहले से ही इनपुट्स आ रहे थे, उन्होंने पहले से ही कुछ लोगों को पैसे लेके ख़रीद रखा था। ये हमें नहीं पता था, ये हमें आफ्टर वॉर पता चला कि चाइनीज़ पहले ही इंटरफेयर करके कुछ लोगों को ख़रीद चुके थे और उनसे वो ले रहे थे। क्या ये उन्हें पता था कि यहाँ पे कम लोग हैं इसलिए वो यहाँ से आते हैं, या इनपुट्स ने भी इसमें कोई रोल प्ले करा था कि चाइना ने रिजांगला को चूज़ करा अटैक करने के लिए? जो स्पाइस उन्होंने छोड़ रखे थे जो दोनों तरफ से काम कर रहे थे, इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। मेरे हिसाब से ये उनकी एक स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि उन्होंने पहले तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, गाड़ी पे आके और मैप्स वगैरह खोल के उंगलियां ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो एक ये फॉल्स स्टोरी बनाई कि भाई दुश्मन को ये लगे कि यहाँ से ही आने वाले हैं। तो वो पहले स्टोरी उनको लगा कि जब ये इंडियन आर्मी को ये समझ में आ गया कि यहाँ से आने वाले हैं, तब उनको लगा कि यहाँ से तो घुसना मुश्किल होगा, बिकॉज हमारी पूरी आर्मी वहाँ खड़ी हुई है। तब उनको लगा कि अगर हम चार्ली कंपनी के वहाँ से जाते हैं तो सबसे मिनिमम हमारे पास वो होगा, डैमेज होगा और हम बहुत आसानी से जा पाएंगे। एक और प्रॉब्लम ये थी कि चार्ली कंपनी जो थी उनके पास आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था, और ये इनके इंटेलिजेंस को पता चला होगा, बिकॉज जहाँ पे चार्ली कंपनी रेजांगला पास पे खड़ी हुई थी तो पीछे से आर्टिलरी वहाँ हेल्प नहीं मिल सकती थी, बिकॉज पीछे में एक हिल स्ट्रक्चर था। तो उनको ये लगा हुआ कि भाई आर्टिलरी तो, इंडियन आर्मी की आर्टिलरी तो चार्ली कंपनी को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। 120 लोग हैं, 600 राउंड है, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स हैं उनके पास। तो हम इतने सारे लोग हैं, हमारे पास में ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, एमएमजीज भी हैं। एमएमजी एक ऐसा वेपन है जिसकी एलएमजी और नॉर्मल पर्सनल वेपन से तो ज़्यादा रेंज होती है। आप देखिए सिचुएशन कि वो हमारे वेपन रेंज से बाहर रह के लगातार हम पे फायरिंग कर सकते हैं, और हमारा जो मैक्सिमम वेपन है, वेपन की रेंज है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन हमको ये भी पता था कि अगर हम छुपे रहेंगे तो वो फायरिंग तो ज़रूर कर सकते हैं लेकिन डैमेज नहीं कर सकते, और उनको कैप्चर करना है तो आगे आना ही पड़ेगा, और जब हमारे रेंज में आएंगे कैप्चर करने के लिए तब हम उन पर फायरिंग कर सकते हैं। तो इसको हमने यूज़ किया। तो 7th और 8th प्लेटून की जो हीरोइक रेजिस्टेंस था, शायद वो 5-6 वेव्स तो वो अकेले ही ख़त्म कर देते हैं। 9th प्लेटून की उस टाइम एंट्री भी नहीं होती एक तरह से, अगर हम कहें तो, रिजांगला बैटल में। और उसके बाद जो जब वो
चाइना की एमएमजी पे अटैक करने जाते हैं सर, वो वाला इंसिडेंट बताइए कि वो डिसाइड करते हैं दैट दे विल लीव देयर पोस्ट एंड ट्राई टू कैप्चर वन ऑफ द चाइनाज एलएमजी सो दैट दे कैन अटैक ऑन चाइना यूजिंग देयर ओन वेपन। करेक्ट। तो डिस्ट्रॉय करने जाते हैं, डिस्ट्रॉय करने डिस्ट्रॉय जाते हैं। करने जाते हैं। होता क्या है कि वो धीरे धीरे करके ना वो अपनी एमएमजी को आगे आगे लाते रहते हैं और उस एमएमजी की फायरिंग का हेल्प लेते हुए उनके सोल्जर्स हमारे को अटैक करने आते हैं। तो उनकी फायरिंग रेंज इतनी ज़्यादा डैमेजिंग होती है कि हम धीरे धीरे करके इनके काफ़ी ज़्यादा लोग तो हमने मार दिए, लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा नंबर हो गए हैं और उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो एक स्टेज पे ऐसा लगता है कि जब तक हम इस एमएमजी को नहीं तबाह करेंगे ना, तब तक ऐसी सिचुएशन बहुत जल्दी बन जाएगी कि वो लोग एमएमजी के सपोर्ट के कारण हमारी बंकर्स तक पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए हमको सबसे पहले वहाँ की एमएमजी डिस्ट्रॉय करनी होगा। एमएमजी कैसे डिस्ट्रॉय करो, वहाँ पे जाके उनकी टेरिटरी में जाके उनकी एमएमजी कैसे डिस्ट्रॉय करो, हमारे पास कोई वेपन्स ही नहीं है। तो उस समय जो थे वो वहाँ पे एक नायक सिंहराम करके थे जिनको बाद में वीर चक्र भी मिला, वो और एक गुलाब सिंह, नायक गुलाब सिंह थे, वो दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे और हम लोग चाइना की वहाँ थोड़ा छुपते छुपाते जाके रॉक्स वगैरह के बीच में से और उनकी एमएमजी को कैप्चर करके हम तबाह कर देंगे। तो जब ये प्रपोजल वो देते हैं अपने प्लेटून कमांडर को, दैट इज़ नायब सूबेदार सूरजाराम को, तो सूरजाराम उनको बोलते हैं ये तो सुइसाइडल मिशन है, बट आप कैसे वहाँ तक जाके, आपके पास में 2 एलएमजी है, उनका एमएमजी है और वो लोग इतने सारे लोग हैं, तो आप वहाँ तक चलो छुपते छुपाते पहुँच भी गए तो लेकिन एक ओपन स्ट्रेच है, आप कैसे उसको करोगे। तो उस समय वो सिंहराम बोलते हैं कि सर कोई और बेटर ऑप्शन है आपके पास। तो बोलते बेटर ऑप्शन तो कोई नहीं है। तो बोला क्या होगा, शहीद होंगे ना, लेकिन अगर शहीद नहीं होते हैं, शहीद होंगे तो भी तो हम स्वर्ग में ही जाएंगे, अगर शहीद नहीं होते हैं, हम कैप्चर कर लेते हैं तो कम से कम दुश्मन को वहाँ से हम हटा देंगे। तो बहुत रिलक्टेंटली जो है सूरजाराम बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए। तो यहाँ से हम लोग फायरिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो ये लोग रॉक से छुपते छुपते वो लगभग लास्ट ऑलमोस्ट 60-70 यार्ड्स तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से बाइनोकुलर से हमारे इंडियन आर्मी वाले देख रहे हैं और ये फिर फाइनली गन इनकी दूसरी तरफ है। फिर फाइनली ये लोग अपने हाइडिंग स्पॉट से निकलते हैं और दादा किशन की जय बोलते हुए ये लोग वहाँ पे अपने दोनों एलएमजी लेके फायर करते हुए ये लोग आगे जाते हैं। और जब ये भागते हुए आगे जाते हैं तो उस समय वो ब्रेक ले रहे होते हैं जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं, और उनको अचानक दिखाई देता है तो वो फटाफट अपनी पोजीशन में आते हैं एमएमजी की और फायरिंग करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही वो फायरिंग करना शुरू करते हैं तो उसी समय ये लोग हवा में लीप करते हैं। तो पीछे से हमारे सोल्जर्स देख रहे हैं और लीप करते हैं और गन के ऊपर गिरते हैं। तो हमको कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगता है कि हमने उनकी गन एमएमजी को कैप्चर कर लिया, और लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनको गोलियां लग जाती हैं और वो वहीं पे शहीद हो जाते हैं। और जब 3 महीने बाद जब हम लोग इंडियन आर्मी को फाइनली बॉडीज़ रिकवर करने जाते हैं तो पता चलता है कि वो लगभग 5-6 फुट उनकी एमएमजी की पोजीशन से पहले वो सिंहराम गिरे थे। गुलाब सिंह तो उससे कुछ और थोड़ा पहले ही गोलियों से शहीद हो गए थे। वो दोनों उसी पोजीशन पे तब भी थे। और सर जब 3 महीने बाद जब आर्मी जाती है ये सब पूरा देखने, तो एक आपने ये भी मेंशन किया कि सारे सोल्जर 7, 8 और 9 प्लेटून के ज़्यादातर जो ट्रेंचेस में शहीद हो गए वो बात दूसरी, लेकिन जो जिंदा थे सब अपनी बेनेट लेके आगे कूदे, सब अपनी पिट से 10-10 मीटर आगे 30-30, 35-35 गोलियां लगी हुई थी, वहाँ लड़ते हुए मरे हैं। सो it's unimaginable. Where did they get this courage from? I cannot imagine. But सबने ये किया था। 120 लोगों ने, आई थिंक 1300 या 1400 लोगों को, चाइनीज सोल्जर्स को वहाँ पे, करेक्ट ये डेटा है ऑफिशियली जो है, और मे बी इट्स मोर, वी डोंट नो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लड़ाई ख़त्म हो गई और चाइना ने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया, तो जो हमारे 5-6 सोल्जर्स बचकर आए उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा साहब से मिले और बताया कि सर हम ऐसे ऐसे लड़े हैं, हम हैंड टू हैंड फाइटिंग किया है और हमने इतने सारे लोग चाइना के मारे हैं और हम लोग अपने उससे निकल के बाहर अपने ट्रेंच से, बंकर से, और लगातार हम लोग गोली चला रहे हैं। तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। एक्चुअली स्पीकिंग लोग कुछ बोलते हैं कि उनको विश्वास होना चाहिए था। एक्चुअली दुनिया में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी हम उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें विश्वास कैसे होगा। लेकिन विश्वास बाद में इसलिए हुआ कि जब 3 महीने बाद किसी गडरिये ने बताया कि आप देखो, आर्मी वालों को जाके बताया कि अभी भी आपके जवान खड़े हुए हैं। बोला लड़ाई तो 3 महीने पहले खत्म हो गई थी, अभी भी जवान खड़े हुए हैं इंडिया के, क्या बात कर रहे हो आप। तब वो आर्मी हेडक्वार्टर की बात पहुंची। तो जब
ढींगरा साहब खुद, ब्रिगेडियर ढींगरा पूरी जब अपनी आर्मी की एक्सपेडिशन लेकर गए और साथ में वो मीडिया लेकर गए और साथ में रेड क्रॉस लेकर गए, तब वो तो सब बर्फ में जम चुके थे ना हमारे जवान, बंकर से बाहर निकल के भी फाइट कर रहे हैं, गोलियां लगी हुई हैं। तो वो पूरा जो सीन था ना वो फ्रोजन हो गया था, और वो फ्रोजन हो गया था तो उसकी फोटोग्राफी कर ली गई। अब क्या है, वो एक डिस्टिंक्ट प्रूफ है जिससे पता चलता है कि भाई चार्ली कंपनी का वैलर जो था वो क्या था। सर इसमें आपकी बुक से मैं एक लाइन पढ़ना चाहूँगा जो कुमार रेजिमेंट ने, इंडियन आर्मी ने लिखी है इसके डिटेल्स देने में। नो बंकर इन रिजांगला वॉज फाउंड इंटैक्ट, corrugated iron sheets were found in bits, the bellies, wooden poles, logs used for making temporary shelters, the bellies had been reduced to matchwood sticks and the sandbags were just shreds. But there was no sign of panic or withdrawal. Every single Jawan was found dead in his trench. Even each had several bullets or splinter wounds, still holding their weapon. Broken light machine guns, rifle bore witness to the intensity of enemy fire. So this is around unimaginable. मुझे अभी भी ये पढ़कर गूज़बम्स आ रहे हैं, और जब मैंने बुक भी पढ़ी थी तब भी यही था। मैं साथ ही साथ एक चीज़ हमारी अनटच्ड रह गई, मोर्टार में जो 10 सोल्जर्स मोर्टार के साथ जो लड़ रहे थे, 1000 बॉम्ब्स थे उनके पास, और उन्हें आई थिंक 4 या 5 बजे थे एंड होते होते, बार बार उन पर अटैक हो रहा था, उनकी लोकेशन एक्सपोज हो गई थी। How was this happening? How they were continuously firing through their mortar? उसमें एक शायद टेम्परेचर ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा था, -25 डिग्री था तो वो कूल रख रहा था उसको, वो कंटिन्यूसली फायरिंग कर पाए, बट स्टिल इसमें उनका रेजिलियंस ज़्यादा है। एक थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट फेवरेबल होने से कोई नहीं है, कैसे वो लोग ये कर पाए, 1000 के 1000 बॉम्ब्स दे एंडेड अप फायरिंग। सबसे कमाल की बात यह है कि जो इस सेक्शन के इंचार्ज थे 3 इंच मोटार के, उनका नाम था नायक राम कुमार। और नायक राम कुमार जो है वो वॉर से पहले कुछ महीने पहले तक हवलदार थे। उनको किसी चीज़ के लिए डिमोट किया गया था हवलदार से नायक, जिसमें उनकी टेक्निकल गलती नहीं थी। बट आर्मी में क्या होता है, अगर आपसे गलती हो जाए जो आप शायद रिस्पॉन्सिबल ना भी हो, गलती से हो गई तो वो पनिशमेंट तो आपको करनी पड़ती है। तो लेकिन मेजर शैतान सिंह को ये पता था कि राम कुमार एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन है, तो यहाँ लीडरशिप आती है मेजर शैतान सिंह की। तो उन्होंने इतना, नायक को नॉर्मली 10 लोगों का इंचार्ज नहीं बनाया जाता, बट उन्होंने सेक्शन इंचार्ज नायक राम कुमार को इसलिए बनाया बिकॉज वो समझते थे कि काबिल है, और उस काबिलियत को नायक राम कुमार ने बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया। लास्ट मिनट तक वो राउंड फायर करते रहे। उसकी रेंजिंग इतनी अच्छी की थी 3 इंच मोटार की राम कुमार ने और मेजर शैतान सिंह ने, कि उसने मैक्सिमम डैमेज अप्रोचिंग चाइनीज़ आर्मी के ट्रूप्स पे किया। और फाइनली क्या होता है, ये क्या होता है, इस तरह से चलता है। जो मोटार होता है ना, यहाँ मोटार है तो वो एक रेंज वेपन होता है, प्रोजेक्टाइल होता है, तो वो उसकी एक मिनिमम एक ब्लाइंड जोन होता है। जब राम कुमार को पता चला कि वो ब्लाइंड जोन के अंदर तक चाइनीज आ गए हैं, 150 यार्ड्स लिखा है, हाँ 150 यार्ड्स के करीब, तो उसको पता चला कि अब आई थिंक इट्स लेस देन दैट, इट्स लाइक प्रॉब्ली 100 यार्ड्स, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट आई हैव रिटन इट देयर। सो व्हाट हैपेंड वाज व्हेन ही रियलाइज कि चाइनीज हमारे रेंज के अंदर तक आ चुके हैं, तो उन्होंने रियलाइज किया कि अब तो मैं मारूंगा तो कुछ नहीं होगा। तब वो भागने की बजाय एक बंकर में अंदर जाके छुप गए। फिर उसके बाद की कहानी तो खैर अलग है, लेकिन उससे पहले की कहानी ये है कि तब तक उनके 10 में से 9 जवान उनके सेक्शन के शहीद हो चुके थे। उनका खुद का नाक जो है वो पूरा गोली से हट चुका था, और उनके शरीर में 9 गोलियां लग चुकी थी। 9 गोलियों के बाद, नाक ब्लास्ट होने के बाद में 9 अपने कंपनी के जवान, उनके सेक्शन के जवानों के शहीद होने के बाद भी वो फायर कर रहे थे, और उसके बाद भी वो एक बंकर में जाके छुप जाते हैं, और बंकर में किसी की बंदूक पड़ी हुई है उसको ले लेते हैं, और बंकर में जब पहला चाइनीज़ जो अंदर देखता है तो उसको वो शूट करते हैं। उसके बाद चाइनीज़ तो वहाँ ही गए थे, तो जितने भी बंकर में छेद थे वो लोग सब उसमें हैंड ग्रेनेड डाल देते हैं। ऑब्वियसली इसमें तो इंसान जिंदा बच ही नहीं सकता, लेकिन वो ऐसे करके बैठ जाते हैं। और पता नहीं किस तरह से वो एक चमत्कार है कि जब 2-4 मेरे ख्याल से 2 मिनट के बाद उनकी जब आँख खुलती है तो उनके कपड़ों पर आग लगी होती है, और तब वो किसी तरह से लहूलुहान कंडीशन से वो ऐसे धुएं में ऐसे करते हैं, तो उनको कहीं एक रास्ता मिल जाता है, उससे बाहर आते हैं। उसके बाद वो लुढ़क के पहाड़ से नीचे आते हैं, और उस कंडीशन में वो पहुंचते हैं अपने बटालियन हेडक्वार्टर में, और इसीलिए राम कुमार को वेरी डिजर्वेडली वीर चक्रा प्रेसिडेंट देते हैं, और वो वॉर सर्वाइव करते हैं, और कुछ साल पहले ही उनका देहांत हुआ है। इससे आई थिंक इसी के साथ साथ
मेजर शैतान सिंह भी एक लास्ट एफर्ट डालते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि हम 9 प्लेटून की यस पोजीशन से 7 प्लेटून की पोजीशन पे मूव करेंगे, आई थिंक 25 सोल्जर्स के साथ। यस सो अगर वो नहीं, मतलब इट इज़ अगेन कमेंडेबल कि ही टिल द एंड ही इज़ ट्राइंग टू विन द वॉर Correct. एंड ही हैज़ नॉट लॉस्ट होप, ही इज़ कंटिन्यूसली ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग, अब ये करूँ वो करूँ। तो सर ये कैसे होता है? और इसमें ही शायद जो उनके साथ रेडियो पे जो हैंडल कर रहे होते हैं उनको भी गोली लग जाती है, एंड देन इट लीड्स टू द एंड ऑफ मेजर शैतान सिंह। तो प्लीज़ टेल दिस इंसिडेंट। सो मेजर शैतान सिंह किस तरह के लीडर थे वो फाइनल मोमेंट्स में भी पता चलता है वॉर के। जब कंपनी 9 प्लाटून जो है मेजर नायब सूबेदार सूर्याराम की ख़त्म हो जाती है, टोटल 35 के 35 जवान शहीद हो जाते हैं और नायब सूबेदार साहब भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद मेजर शैतान सिंह डिसाइड करते हैं कि हम अपने यहाँ के लोगों को लेके आगे चलेंगे और हम दोबारा कैप्चर करेंगे 7 प्लाटून को हम दोबारा कैप्चर करेंगे चाइनीज़ से एंड वी विल फाइट अगेन। वो कोशिश भी करते हैं और वो आधे रास्ते तक जाते भी हैं, बट उनके काफ़ी जवानों को गोली लग जाती है बिकॉज चाइनीज़ तब तक बहुत आगे आ चुके हैं। तो वो तो वो रिट्रीट कर लेते हैं और रिट्रीट करने के बाद में फिर भी वो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी चलाते रहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर मोमेंट पे उनको एक बर्स्ट जो है वो पेट में लग जाता है और जब उनको पेट में बर्स्ट लग जाता है तो जवान उनके बोलते हैं कि सर आपको हॉस्पिटल लेके चलेंगे। तो वो उनको लेके जाने की कोशिश करते हैं बट उनको 2-4 मिनट में ही समझ में आ जाता है कि मैं अब बचूंगा नहीं। तो वो बोलते हैं कि भाई आप मेरे को लेके मत जाइए, मेरी कोई चांस नहीं है बचने की, मेरे को यहाँ बैटल फील्ड में ही छोड़ दो और आप लोग जाओ और सीईओ साहब को बताओ कि हमारी कंपनी कैसे लड़ी है। लास्ट ऑर्डर ये तो वो मानते नहीं है बिकॉज आपने कंपनी कमांडर को कैसे छोड़ के जाएं, उनके तो इतना आपस में इतने क्लोज फैमिली रिलेशन है। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं सर आपको लेके जाएंगे, तो वो बोलते हैं कि मेरा ऑर्डर है ये, मेरे को यहीं छोड़ दो। तो फाइनली जब ऑर्डर हो जाता है लास्ट ऑर्डर, तो फिर वो जवान वहीं छोड़ के नीचे चले जाते हैं और फिर उनके साथ ट्रेजेडी होती है। जवान जाके बताते हैं आर्मी के लोगों को, तो कोई मानता नहीं है। इट इज़ सो अनइमेजिनेबल। कहीं ना कहीं मैं भी वो गुस्सा नहीं आ पा रहा है मेरे अंदर कि इन लोगों ने माना क्यों। जब मैं आपने बताया तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इस तरह का वैलर दिखाया है, इस तरह का करेज दिखाया है कि कहीं ना कहीं वो लोग बिलीव नहीं कर पाए। उन्हें लगा होगा दे आर इल्यूजन कमिंग बैक, हाँ हेलुसिनेशन हो गया है और करेक्ट करेक्ट मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। दो मानना चाहिए था। मानना चाहिए था। और जब फोटोग्राफी करके अगर इस तरह से ये चीज़ें पूरी जमी हुई नहीं देखी गई होती तो मेरे ख्याल से आज तक इस बात को कोई विश्वास नहीं करता। When they come back, they find Major Shaitan Singh exactly at the same spot. And नहीं उनको मिलते नहीं है मेजर शैतान सिंह, बिकॉज वो तो खाली गर्दन नहीं कुछ नहीं मिलता है। वो सारे जवान मिल जाते हैं, मेजर शैतान सिंह नहीं मिलते हैं क्योंकि वो जो साथ में अभी जो ऑनरी कैप्टन रामचंद्र है, देयर इज अनदर रामचंद्र जो उनका बॉडीगार्ड था, उनका असिस्टेंट था बोल सकते हो, जिसको आप मैसेंजर भी बोल सकते हो, जो उनके साथ में ही रहता था। तो आजकल बडी बोलते हैं, पहले ऑर्डरली बोलते थे। तो वो जो है वो उनकी बॉडी, हाँ उनकी तो क्योंकि उनकी बात पे विश्वास नहीं किया गया तो बाद में क्या होता है कि उनको बोलते हैं कि जब ये लोग ढूंढ रहे हैं मेजर शैतान सिंह नहीं मिल रहे, सब मिल गए, तब फिर वो बोलते हैं कि वो सीईओ साहब को याद आता है यार वो रामचंद्र था ना सिपाही, उसको बुलाओ। तो रामचंद्र भी उनके साथ में ही होता है। तो बोला कहाँ है? बोला सर मैं बताता हूँ कहाँ है, बिकॉज मैं उनके साथ था। तो वो एग्जैक्टली वहीं पे लेके जाता है और वहीं पे बैठे मिलते हैं। उनका जो है पूरा वो चेहरा ऊपर है बर्फ़ से और बर्फ़ पूरी ढकी हुई है बॉडी पे। फिर वो करते हैं तो बड़ी मूविंग कहानी है। बट goosebumps. In book you have written this line, Major Shaitan Singh's body was found at the same spot where his loyal soldiers had left him. He was still resting against the boulder, his entire body except his face covered in snow. It seemed as if the brave officer, outstanding tactician and admired leader was taking a bit of rest before getting up and thundering with his command to destroy the Chinese. एब्सोल्युटली, बिकॉज वो बिल्कुल क्योंकि Sitting exactly like, हाँ क्योंकि फ्रीज हो गए थे ना, तो वो कुछ ऐसा ही लग रहा था कि वो बैठे हुए हैं अभी भी और रेस्ट कर रहे हैं। ये जो मेरे को सर्वाइवर्स ने जो पूरा अकाउंट बताया उस समय का, तो मेरे को भी ये बात बहुत ही हैरान करने वाली लगी और आई वांटेड टू कैप्चर दिस इन एग्जैक्ट वर्ड्स। तो थोड़ा सा सोच के मैंने इसको एग्जैक्ट वर्ड्स में जैसा उन्होंने बताया वैसा कैप्चर किया। और फिर उसके बाद तो क्रियाक्रम के लिए उनको लास्ट राइड्स के लिए लेकर आते हैं जोधपुर। भारत सरकार एक उनके लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट लेकर जाती है
और ले तक उनको बाय रोड लेके जाते हैं और ले से फिर उनको एयरक्राफ्ट से जोधपुर लेके जाते हैं, फिर पूरा स्टेट ऑनर्स के साथ उनका दाह संस्कार होता है। और बाकी जितने भी थे उनका कलेक्टिव फ्यूनरल पायर जो है वो ब्रिगेडियर रैना अपने हाथों से करते हैं। उस समय उनको 96 बॉडीज़ उस समय मिलती हैं और बाकी बॉडीज़ बाद में रिकवर होती हैं हमारे शहीदों की। तो 96 सोल्जर्स को एक साथ लेटा के और And he करते हैं। instructs to create a war memorial as well, which is हाँ, he instructs a war memorial which is existing, which has been expanded recently, and it's a place that every Indian should go. exactly. And वहाँ पे आपने बताया भी है कि क्या लिखा हुआ है, and how can man die better than facing fearful odds from the ashes of his father and the temples of the gods. Yeah. With this we'll end this session. Thank you so much, sir, for telling us about Absolutely. the Battle of Rezangla. ये जो लास्ट वर्ड्स थे, ये जो लिखे हुए मेमोरियल पे, ये लेफ्टिनेंट कर्नल ढींगरा ने डिसाइड किए थे और मेरे ख्याल से ये बहुत अप्रोप्रिएट हैं बिकॉज ये पूरे उनके सैक्रिफाइस को, उस मूवमेंट को बहुत अच्छे से ये वाली पोइट्री कैप्चर करती है। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।